हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान सेतु के सुबोधकारी पुस्तिका के विज्ञान भाग को पढ़ रहे हैं और इनमें मैं अभी तक आपके पेज नंबर 54 और पेज नंबर 55 तक क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ पेज नंबर 55 तक। तो आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 को, इसलिए वीडियो पूरा देखें, इसे स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो पहला सवाल है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग सवाल पढ़िए मेरे साथ। सवाल दिया गया है, किसी स्थान के मौसम को नियंत्रित करने वाले घटकों के नाम लिखिए। मतलब कि किसी भी स्थान के मौसम को कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो उन्हें परिवर्तित करते हैं, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो आप लोग इन्हें पढ़ते होंगे, जानते होंगे कि इनमें कौन आता है। तापमान आती है, और उसके बाद आपकी आर्द्रता आती है जो कि आपके मौसम को प्रभावित करती है। और कौन प्रभावित करती है? उसके बाद वर्षा की मात्रा मौसम को प्रभावित करती है। और कौन मौसम को प्रभावित करती है? तो हवा की गति, वायु की गति प्रभावित करती है। और क्या प्रभावित करता है? तो वायु का जो दाब है, कितना वायु दाब है, वह प्रभावित करता है। और ऐसे क्या चीज़ हैं जो प्रभावित करते हैं? तो और है आपकी कि वह जो स्थान है आपका समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है। और इस तरह के क्या हैं? तो और इस तरह के जो एक है वह क्या है आपके कि आपके उस स्थान की समुद्र से दूरी क्या है। क्योंकि आपको पता है कि समुद्र से नज़दीक जो स्थान होते हैं वहाँ सम मौसम पाया जाता है, सम जलवायु पाई जाती है, मतलब कि वहाँ की जलवायु में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आपको यही सब यहाँ पे लिखने हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। 1 नंबर सवाल में, 5 नंबर के सवाल में है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु की गति, वायु दाब, ऊंचाई, समुद्र से दूरी। ठीक है, तो चलिए मैं इसे छोटा कर देता हूँ। चलिए इसे कर दिया यहाँ से साइड। अब चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल है कि सभी सजीवों के लिए श्वसन क्यों आवश्यक है। लिखिए कि हम जो सभी सजीव हैं वो श्वसन क्यों करते हैं, या हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है। तो किसका क्या उत्तर होगा? तो जानते हैं कि हमारे शरीर में हम जो भोजन लेते हैं, तो वह जो ग्लूकोज आता है C6H12 वो 6, वो क्या करती है? जब वह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते क्या बनाती है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कि यह ऊर्जा निर्मुक्त करती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण करती है। तो क्यों है? क्योंकि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वह ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो चलिए लिखते हैं। इससे पहले मैं इसका रंग बदल लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे कि श्वसन क्रिया द्वारा ही सजीव अपने शरीर में उपस्थित कार्बोज द्वारा ही अपने शरीर में उपस्थित कार्बोज, देखिए सही से नहीं लिख पा रहा है यहाँ पे।
तो क्या रहेगा, श्वसन क्रिया द्वारा ही हमारे शरीर में जो उपस्थित जो कार्बोज हैं हमारे शरीर में उपस्थित कार्बोज से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे सजीव अपने कार्य को कर सकता है। तो यही आपको यहाँ पे लिखने थे, यही हुआ यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो आपने श्वसन क्रिया द्वारा ही सजीव अपने शरीर में उपस्थित कार्बोज से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे सजीव अपने कार्य को कर सकता है, उसकी जो दैनिक कार्य है वो सभी को कर सकता है। अगला दिया गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले जानवरों के नाम छांटकर लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, एक एक नाम को आप यहाँ पे नोट करते चलिएगा। तो जो का पहला नाम है यहाँ पे, और पहला नाम में आप क्या लिख सकते हैं, तो पहला नाम में आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाथी। चलिए एक एक करके हर एक के नाम लिखते जाते हैं। हाथी, उसके बाद आप लिख सकते हैं लाल नेत्र वाला मेढक। लाल नेत्र वाला मेढक। फिर आप लिख सकते हैं तेंदुआ। अगला आप लिख सकते हैं मछली। मछली, उसके बाद आप लिख सकते हैं चीता। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्या, तो उसके बाद जो यहाँ पे आपको दिए गए क्या है, तो छिपकली। तो क्या गया, हाथी, लाल नेत्र वाला मेढक, तेंदुआ, चीता, मछली और छिपकली। तो आपके एक ऑप्शन में क्या थे, छिपकली, तो यहाँ पे लिखते हैं छिपकली। चलिए यही हो गया आपका आंसर, तो आप इन्हें नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर पर क्या असर होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने और ले आने का क्या करता है, कार्य करता है। और यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो आप लोग बताइए क्या, हीमोग्लोबिन की यदि कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर की सभी अंगों तक या सभी कोशिकाओं तक पहुंच पाएगी, बोलिएगा सर नहीं पहुंच पाएगी। और यदि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हमारे शरीर से हो पाएगा अच्छे से, तो बोलिएगा सर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। तो चलिए क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगी तथा
कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही आपको क्या करने थे, यहाँ पे लिखने थे, तो मैंने इसे लिख दिया। आप लोग इसे इसी तरह से क्या कर लें, तो नोट यहाँ पे कर लें। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव रक्त परिसंचरण संबंधित कार्य पढ़कर प्रक्रिया के चरणवार बढ़ते क्रम कोष्ठक में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त को हृदय के बाएं भाग में लाया जाता है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। फिर क्या होता है, फुफ्फुस ध्वनियों द्वारा अशुद्ध जो रुधिर था, रक्त था, उसे फेफड़ों तक ले जाया जाता है, 2 नंबर। फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, तो ये हो गया आपका 3 नंबर। फिर क्या होता है कि फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय में जो है और रुधिर को फिर से वापस लाया जाता है, हो गया 4 नंबर। और फिर शुद्ध रुधिर क्या करता है, हृदय पंप कर देता है शरीर के सभी भागों तक, ये हो गया आपका 5 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 56 यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 57 पे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से दबाएं। सब्सक्राइब कर बटन दबाने से आपके अंगूठे में दर्द बिल्कुल नहीं होगा, आप दबा के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका जो अगला सवाल है वह है वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। पहला है ऊपर से नीचे, मतलब कि इस तरह से हमें इसे पूरा करना है लिख के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शुद्ध रक्त का जो परिवहन होता है वह किस में होता है, तो वह आपका ध दे दिया है, म नी में होता है शुद्ध रक्त का परिवहन। ठीक है, तो चलिए अगला देखा जाए। अगला दिया गया है अंतः शोषण के समय ग्रहण की जाने वाली वायु। तो अंतः शोषण के समय जो हम वायु ग्रहण करते हैं वो क्या होती है, बिल्कुल सही, वह होती है ऑक्सीजन। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं उसके आगे। तो 4 नंबर के बाद जानते हैं क्या है, ऊपर से नीचे में 7 नंबर में है ध्रुवीय जंतु। तो ध्रुवीय जंतु आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ध्रुवीय जंतु क्या है, तो पेंगुइन है। पेंगुइन क्या है, ध्रुवीय जंतु है। तो पेंगुइन, तो जो आपका पेंगुइन है वह क्या है, एक ध्रुवीय जंतु है। तो पेंगुइन जो है वो आपका एक ध्रुवीय जंतु हो गया। चलिए उसका अगला देखते हैं। अब की बार है बाएं से दाएं। क्या है, अशुद्ध रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी है, तो बता चुके हैं कि अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनी कौन सी है, तो सीरा। तो 2 नंबर का आपका आंसर क्या हो गया, सीरा। तीसरा नंबर दिया है तीसरा नंबर में है मछली के श्वसन अंग। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मछली की जो श्वसन अंग है वो क्या है, क्लोम है। तो देख सकते हैं क्लोम यहाँ पे पहले ही पूरा हो चुके हैं। ठीक, तो चलिए उसके आगे देखते हैं। दिया है मानव श्वसन अंग 5 नंबर। तो देखते हैं, देखिए 5 नंबर यहाँ पे है। तो मानव श्वसन अंग क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि मानव श्वसन अंग जो है वो क्या है, फेफड़ा है। तो ये हो गए आपके 5 नंबर। उसके बाद जो छठा नंबर दिया है वक्ष गुहा में पेशी या परत। तो आपको बता चुके हैं कि वक्ष गुहा जो होती है और उस वक्ष गुहा में जो पेशीय परत होती है, तो वक्ष गुहा की उस पेशीय परत को क्या कहा जाता है, तो वक्ष गुहा की इस पेशीय परत को कहा जाता है डायाफ्राम। डाया, आप इतने अच्छा से लिखिए, इसे मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ तो अच्छे से लिख सकूँ। तो ये आपके हो जाएंगे अंत्येष्टि आकार, डाया, फोमेरो आकार और मो, ये हो गए आपके डायाफ्राम। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लें और इन्हें नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। सवाल क्या है, चलिए पढ़िए। दिया गया है कि आपके घर में लाल व सफ़ेद रंग के गुलाब के पौधे हैं। आप अलैंगिक जनन की कौन सी विधि द्वारा इनसे गुलाबी रंग के पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस विधि को क्या कहते हैं।
इसमें देखिए मान लीजिए कि यह आपका एक पॉट है, बर्तन, इसमें क्या आप लोग क्या करते हैं, गमले में पौधे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने पौधा लगाया हुआ है, ठीक है। ये आपके गुलाब के पौधे हैं। मान लीजिए कि ये आपके सफ़ेद लाल रंग के गुलाब के पौधे हैं, और एक और आपका पॉट है जिसमें कि आपका सफ़ेद रंग का गुलाब का पौधा है। तो इसे क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ से आप एक डाल को काट लीजिए गुलाब के, ठीक, और उसे आप देखिए, मान लीजिए कि आपने ये डाल काटा, आपने ये डाल क्या किया, काटा। तो उसे क्या कीजिए कि आप उसे छील के नुकीला कर लीजिए इस तरफ, इस तरह से क्या कर लीजिए, नुकीला कर लीजिए। और यहाँ पे जो लाल वाला डाल है, आप उन आप उसका कोई एक डाल काट लीजिए और उसे भी उस तरह नुकीला कर लीजिए जैसे कि आपने यहाँ पे किया। और फिर दोनों को इस तरह से मिला के आप अच्छे से बांध दीजिए। तो क्या होगा, उनमें आपका गुलाबी रंग का गुलाब खिलने लगेगा। तो इस विधि को क्या कहते हैं, सवाल हमसे ये पूछा गया है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं रोपड़ लगाना। क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं रोपड़ लगाना। तो लिखेंगे रोपड़ लगाने की विधि, रोपड़ लगाने की विधि। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 57 यहाँ पे समाप्त होता है। तो लेकिन रुकिए, यहाँ पिछला पेज में हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था जिसे कि हमने ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि वह क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए यह जो आंसर मैंने किसका लिखाया था, यह आंसर मैंने लिखाया था आपके इस क्वेश्चन का, लेकिन इसे दूसरे जगह पे सेट कर दिया गया था। तो देखिए आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन छूटे गए हैं वो इस सब क्वेश्चन है। सवाल नंबर 7 क्या है, दिया गया है निम्नलिखित पादपों में जनन की विधियां लिखिए। आम। तो देखिए आम में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो आपने बहुतों को देखा होगा, जो मार्केट में जो आम के पौधे मिलते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों को बोला जाता है कि ये पौधे कलम किए हुए होते हैं। क्या किए पौधे होते हैं, कलम किए हुए पौधे होते हैं, कलम किया हुआ आम होता है। तो यह विधि क्या होती है, तो देखिए ये सब जो विधियां होती हैं उनमें क्या की जाती है, आम का कोई भी एक शाखा होती है, उस शाखा को बीच में काट लिया जाता है और उसे मिट्टी में रख दिया जाता है गड़ के। तो धीरे धीरे उसमें जड़ आने लगते हैं। या फिर इसकी एक और विधि होती है क्या, कि इसमें जो आपकी ये शाखा है उसे के छिलके को छील लिया जाता है। मान लीजिए कितना जगह का छिलका क्या कर लिया, छील लिया गया, और फिर वहाँ पे आपके गोबर, सूखे हुए गोबर, खाद और पानी देकर बहुत टाइट से यहाँ पे उसे बांध दिया जाता है। तो कुछ दिन के बाद, लगभग 50 दिन के बाद क्या होते हैं कि 50 दिन के बाद वहाँ पे जड़ आने लगते हैं। तो उसके बाद आपके इधर से काट के फिर उधर ले जाके किसी गमले में कहीं पे जहाँ पे रोपना होता है वहाँ पे रोप दिया जाता है और वही आपको मिलते हैं। तो यह जो विधि है, इस विधि को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं इसे, कायिक प्रवर्धन। ये हो गया आपका कायिक प्रवर्धन, ठीक। चलिए, अगला है आलू। तो आलू में देखे होंगे कि आलू जो आपने कभी देखा होगा, तो मान लीजिए कि यह एक आलू है, तो इस आलू में आपने देखते हैं आँख होता है। आलू में क्या होता है, आँख होता है। तो यही आँख से क्या होता है, वहाँ पे निर्मित होता है। तो इस विधि को भी क्या कहते हैं, तो इस विधि को भी हम लोग कहते हैं क्या, तो कायिक प्रवर्धन। तो ये भी आपके हो गए कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अगला दिया है नीम। तो देखिए आपने देखा होगा कि नीम जो होती है, तो नीम की आपने जब देखी हुई जड़ें कहीं पे निकल जाती हैं, तो वहाँ से भी क्या होने लगते हैं, पौधे क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक। तो नीम में भी क्या होता है, तो नीम में भी जो आपका होता है वह क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। तो ये हो गया आपका कायिक प्रवर्धन। अब कवक। देखिए कवक जो होते हैं वह, तो आपने कभी रोटी देखी होगी अपने घर में, तो उसमें देखिए किस तरह से फफूंदी लग जाती है, आपको उस वजह से रुई जैसी दिखाई देती है, वही होते हैं कवक। तो कवक में जो जनन होती है, तो उस जनन का जो नाम है वह क्या है, तो उस जनन का नाम है बीजाणु निर्माण। क्या नाम है, तो उसका नाम है बीजाणु। देखिए नहीं लिखने पा रहा, इसलिए हमें इसे हिंदी से ही लिखना पड़ेगा।
तो ये हो गया आपके बीजाणु निर्माण, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो आपके आम हैं और जो ये आपके नीम हैं, ये जो आपके आम है और नीम है, उनमें ये तो अलैंगिक विधि द्वारा जनन हुआ, इसमें लैंगिक विधि से भी जनन होते हैं। तो आम और नीम में क्या होते हैं, लैंगिक विधि से भी जनन होते हैं। तो आप इन दोनों में एक और चीज़ लिखिएगा क्या, तो यहाँ पे लिखिएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। किन में, आम और नीम में। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये भी आपके हो गए लैंगिक जनन। किन में, तो लैंगिक जनन आपके आम में और नीम में, क्योंकि इनमें बीज से भी क्या होते हैं, पौधे उत्पन्न होते हैं। अगला जो सवाल दिया गया आप इन्हें देखिए, सवाल नंबर 8। सवाल है, यदि किसी का डायफ्राम कार्य करना बंद कर दे तो उसे क्या होगा, लिखिए। तो देखिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो हमारे शरीर में जो श्वास हम लोग लेते हैं वह कैसे लेते हैं। तो श्वास लेने के समय क्या होता है कि जो हमारा फेफड़ा होता है या फिर जो हमारे शरीर की जो पसलियां होती हैं, देखिए ये आपके लंग्स होते हैं, इस तरह से आपके फेफड़े होते हैं, उसमें इस तरह से आपकी सिराएं निकली हो रही होती हैं। यहाँ पे आपकी पसलियाँ होती हैं, और यहाँ पे जो नीचे जो परत होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। तो देखिए क्या होती है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो डायफ्राम आपकी नीचे की ओर चली जाती हैं और ये पसलियाँ सब आपकी ऊपर की ओर चली जाती हैं। आप लोग श्वास लेके देखिए, जब श्वास लेते हैं क्या होती है, आपके डायफ्राम नीचे की ओर चली जाती है, पसलियाँ ऊपर की ओर चली जाती हैं, जिससे आपके फेफड़े का क्या है, साइज जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर हवा आ जाती है। और जब हमें श्वास छोड़ना होता है तो क्या करते हैं, तो डायफ्राम ऊपर की ओर चली जाती है और पसलियां सब अंदर की ओर जाती जाती हैं, जिससे इसका आयतन जो है, इसका साइज जो है छोटा हो जाता है, और हमारा जो श्वास लेते हैं वो हवा जो होती है हमारे शरीर के अंदर वो निकल जाती है। लेकिन सोचिएगा, डायफ्राम्स खराब हो जाएंगे, डायफ्राम काम नहीं करेंगे, तो इसका आयतन ज़्यादा या बड़ा कम होगा क्या, नहीं होगा। और जब ज़्यादा या कम आयतन नहीं होगा तो हम श्वास ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, श्वास लेने में हमें समस्या होगी। तो क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं इसका आंसर। लिखेंगे डायफ्राम तो लिखने हैं हमें डायाफ्राम। तो ये हो गया आपके डायाफ्राम। डायाफ्राम श्वसन में मदद करता है यदि डायाफ्राम कार्य करना बंद कर दे तो हमें श्वास लेने में बहुत समस्या होगी। तो हमें श्वास लेने में क्या होगी, बहुत अधिक समस्या होगी और हम श्वास नहीं ले पाएंगे। तो ये हो गया आपके आंसर।
तो इस तरह से आपका जो पेज नंबर है 56, 57 यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के लाइक करें था, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।